Hello students. Today in this video we are going to study the chapter number 5 of history, that is when people rebel 1857 and after. आपको ये तो पता ही होगा, इंडिया की सबसे पहली इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हुई थी वो 1857 में शुरू हुई थी। हाँ, हम सक्सेसफुली उस बैटल को जीत नहीं पाए या लड़ नहीं पाए ठीक से, या जैसा महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस इंडिया को दिलवाया वैसा इंडिपेंडेंस उस टाइम पे हम अचीव नहीं कर पाए। बट हाँ, लोगों ने रेबल किया था, लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था टू जस्ट इन्वेड द फॉरेन पावर्स। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हियर लेट्स सी न्यू पॉलिसीज एंड द पीपल। लेट्स सी व्हाट वी गोना स्टडी इन दिस। आपने लास्ट चैप्टर से पढ़ा है कुछ पावरफुल पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस पर बस एक तरह से फोर्स कर दी थी। उन्होंने हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हम पर ऐसे डाल दी थी जो हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करी और हर किसी पर उन पॉलिसीज़ का असर डिफरेंट तरीके से था, जैसे कि किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल पीपल, सोल्जर्स, सब अफेक्टेड हुए थे। सबको उन पॉलिसी से प्रॉब्लम थी, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो हमने काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की देखी जिनके थ्रू उन्होंने इंडियन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया। Now let's see. We also remember when नवाब lose their power. नवाब्स की पावर्स ख़त्म हो गई। So finally मिड 18th सेंचुरी में नवाब्स और राजा ने देखा कि उनकी पावर ख़त्म हो रही है, उनकी सारी अथॉरिटी और उनका ऑनर, सम्मान सब धीरे धीरे चला गया। मीन्स द किंग्स एंड द नवाब्स ऑफ इंडिया, उनकी पोजीशन ब्रिटिशर ऑफिशियल्स के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसा हमने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पे भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स उनको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड लेटर्स लिखा करते थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स एक किंग के लिए यूज़ किए जाते थे या फिर एक नवाब के लिए यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने और क्या क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपने रेजिडेंट्स यानी कुछ लोग परमानेंटली उनको मतलब कोर्ट्स पे बिठा दिया या फिर बहुत बड़ी पावरफुल लोकेशंस पे बहुत बड़ी पावरफुल जॉब्स जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई और जो फ्रीडम है रूलर्स की वो कम होती चली गई। उनके हथियार भी उनसे छीन ले गए। आपको याद होगा सब्सिडरी अलायंस, यू डू रिमेंबर इट वेरी, आई होप कि आपको याद हो पिछले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से, जब हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नवाब्स को कहा था और किंग्स को कहा था कि उन्हें आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स उनको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनको हर मंथ उस आर्मी के एक्सपेंसेस को पे करना होगा और अगर वो एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाए फाइनली उनको अपनी टेरिटरी का पार्ट देना होगा। ऐसी ही काफ़ी सारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी। You may also remember about रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। वहाँ पर कैसे जब उनके एडॉप्टेड सन को किंग नहीं माना गया और उनको किंगडम नहीं दिया गया उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, तो पूरा का पूरा झांसी ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में चला गया अपने आप ही एज पर द पॉलिसीज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो लॉर्ड डलहाउसी की बनाई हुई थी, विसरॉय डलहाउसी की, गवर्नर जनरल डलहाउसी की बनाई हुई थी। एज पर दैट पॉलिसी कोई भी एडॉप्टेड सन को मतलब मीन्स ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड सन को हायर नहीं मानेंगे, मीन्स किंगडम का हायर नहीं मानेंगे। लेट अस टॉक अबाउट नाना साहिब। द सेम प्रॉब्लम विद नाना साहिब, ही ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं कि हु वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड एंड सो ऑन। लेट्स सी फाइनली पेशवा बाजीराव को भी उनके फादर की जो पेंशन थी वो भी मतलब नहीं मिली। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी बट दैट डिडंट हैपन और फाइनली कंपनी ने भी मतलब कंपनी ने पूरी सुपियोरिटी और मिलिट्री पावर्स भी जो थी वो लगा दी और छीन ली, उनकी सारी की सारा किंगडम उनसे छीन लिया गया उनके फादर की डेथ के बाद।
Now let us talk about what happened in the case of Awadh. I hope you remember. Awadh was the last territory जो सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अनेक्स्ट की थी, ब्रिटिशर्स ने अनेक्स्ट की थी. उन्होंने 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया था अवध में, और फाइनली आफ्टर 55 years 1856 दे फाइनली ओवरटुक इट. उन्होंने अवध को अपनी टेरिटरी बना लिया. किसने? ब्रिटिशर्स ने. सो फाइनली गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो टेरिटरीज हैं वो ले ली जाएंगी और वो मिस गवर्न हो रही हैं, उन इंडियंस को टेरिटरीज चलानी नहीं आती. नाउ दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंग्लिश पीपल. ये अब इंग्लिश पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉपरली गवर्न करें. सो दैट वॉज रियली डिवास्टेटिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. कंपनी ने मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करने की तैयारी कर ली. मीन्स कंपनी, यू नो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि मुगल डायनेस्टी को एक फुल स्टॉप लगाना है. कैसे? उन्होंने बोला कि अब से जो मुगल के किंग हैं वो उनके नाम कॉइन्स पर मिंट नहीं किए जाएंगे. द नेम ऑफ द मुगल किंग्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स. जस्ट इमेजिन, इंडिया मुगल्स की थी उस टाइम पे, मुगल शासन था, और जस्ट इमेजिन कोई बाहर से एज ए ट्रेडर आता है और वो अपने रूल्स चलाने शुरू कर देता है. दैट इज़ सो मच डिस्टर्बिंग, आई मस्ट से. नाउ लेट्स सी. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर, यू नो हु ही वॉज? बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली और जो किंग की फैमिली है उसको रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाएगा कहीं और दिल्ली में ही. उनके घर से भी उन्हें निकाला जा रहा है, वो रेड फोर्ट जो उनकी फैमिली ने बनाया है. एंड just see what is happening. So finally 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग. यानी अब बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल डायनेस्टी का किंग नहीं होगा, और उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, मीन्स उनके जो बच्चे होंगे, वो किंग्स रिकग्नाइज नहीं किए जाएंगे. उनको प्रिंस का टाइटल मिलेगा, तो वो प्रिंसेस होंगे, वो प्रिंस होंगे, वो किंग नहीं होंगे. Just imagine how harsh the Britishers were. Now let us talk about the next heading. And the next heading is all about the peasants and the sepoys. अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो सिपॉयज़ थे वो इंडियंस थे, एज यू ऑलरेडी नो. सो मोस्ट ऑफ द जो सिपॉयज़ थे वो एक पीजेंट कम्युनिटी से आते थे, मतलब एक किसान का बेटा सिपॉय बन गया या समथिंग लाइक दैट. सो बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, जो सिपॉयज़ थे, जो ब्रिटिश आर्मी में कंट्रीब्यूट करते थे, जो ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे, वो पीजेंट कम्युनिटी से आते थे. तो अब बात करते हैं पीजेंट्स की. पीजेंट्स आर द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया. और आपको पता है ब्रिटिशर्स को फार्मिंग से इंडिया की बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था. तो उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लगाए हुए थे ऑन जमींदार्स. लेट्स सी. कंट्री साइड मीन्स जहाँ पर खेती की जाती है, पीजेंट्स और जमींदार्स पर बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस लगा था, और रिजिड मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के भी कि देना है तो देना है टैक्स, एंड दैट्स इट. आप टैक्स से देने से मना नहीं कर सकते थे. और अगर कोई टैक्स देने से फेल हो जाता तो जस्ट इमेजिन, जैसे जो फार्मर्स थे वो मनी लैंडर से पैसे लेकर, बेचारे लोन पर पैसे लेकर, उधार पैसे लेकर खेती करते थे, और उनको अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे, एक तो वो मनी लैंडर के कर्जे के नीचे आ गए, मीन्स उनको लोन पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, पैसे भी पे करने हैं, और फाइनली उन्होंने अपना लैंड भी खो दिया. दे लॉस्ट द लैंड जो उन्होंने इतनी जनरेशन से. मैं ये सोचती हूँ और आप भी सोचते होंगे उस टाइम पे सारे ब्रिटिशर्स की इतनी ज़्यादा सुन क्यों रहे थे. ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा माइंडेड थे, उनको ये पता था हाउ टू यूज़ द एजुकेशन इन अ राइट वे, एंड दैट्स वाई दे ग्रेजुअली टेक इट टुक ओवर ऑल द थिंग्स. आप ये देखिए, जो जनरेशन से लैंड कल्टिवेट किया जा रहा था वो तक ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था. तो इट्स वेरी बैड. अब बात आती है कि जो इंडियन सिपॉयज़ थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किए हुए थे. जैसा कि आपको पता है सिपॉयज़ जो थे वो इंडियंस थे, वो सारे के सारे इंडियंस थे. दे कैन बी हिंदू, दे कैन बी मुस्लिम्स एज वेल. नाउ सी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि अब उनकी जो सैलरी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते थे, और जिस कंडीशन में वो सर्विसेज कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी.
सो जो न्यू रूल्स थे वो और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करने वाले थे। सिपॉइस के लिए रूल क्या आया कि उनको क्या करना है, ब्रिटिशर्स को एक्चुअली उस टाइम पे मैं बताती हूँ आपको व्हाट हैपन, कि ब्रिटिशर्स को ओवरसी वो अपनी आर्मी को भेजते थे। तो ओवरसी आर्मी को भेजने का मतलब है जैसे किसी और देश में लड़ने के लिए भेजना, और अगर वो समुद्र के रास्ते भेजते थे तो इंडियंस को लगता था, उस टाइम पे इंडियंस की आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी, उनको ऐसा लगता था कि अगर हमने एक बार ओशन क्रॉस किया तो वो हमारे रिलीजन को ख़त्म कर देगा, वो हमारे सेंसिबिलिटीज़ को, हमारे विश्वास, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। पहले के इंडिया के लोगों को लगता था कि समुद्र को ट्रैवल करना मीन्स ओशन को ट्रैवल करना इज़ लाइक वॉलेशन ऑफ रिलीजन। उनको ऐसा लगता था कि उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि लोगों को लगता था हम अपना धर्म खो देंगे, समथिंग लाइक दैट। सो फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने 1824 में सिपॉइस को बुर्मा जाने के लिए कहा, एक लड़ाई के लिए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सोल्जर्स को लड़ना है और सी रूट से जाना है, तो उन्होंने सबने मना कर दिया इस ऑर्डर को मानने से। और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट के ज़रिए चले जाएंगे, वी विल बी एबल टू गो थ्रू द लैंड रूट, बट हम बिल्कुल भी सी रूट से नहीं जाएंगे। गाइस उनको पनिशमेंट मिली और मीन्स फाइनली दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन इशू कभी भी डाई डाउन नहीं हुआ, वो पता था कि ब्रिटिशर्स को पनिशमेंट मिली है उस चीज़ के लिए। नाउ लेट्स सी, 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ पास किया, और वो न्यू लॉ ये था कि कोई भी नया सिपॉय अगर आर्मी में आता है तो उसको ये बात तो बिल्कुल ही माननी पड़ेगी कि उसको ओवरसीज जाकर लड़ना पड़ेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया सो फाइनली दे हैव टू, मतलब दे कांट गेट द जॉब, राइट, उनको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो अगर कोई न्यू आर्मी में आ रहा है तो वो इस शर्त पर आता था, इस बात को एग्री करते हुए आता था कि उनको ओवरसी अगर जाने के लिए भेजा गया तो उनको जाना पड़ेगा। फाइनली सो सिपॉइज भी इस चीज़ पे, मतलब उस पर रिएक्ट किया उन्होंने कि जो कंट्री साइड पे हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि देखो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि जो सिपॉइज थे वो पीजेंट फैमिली के बैकग्राउंड से थे, वो सब किसानों के परिवार से आए थे। तो जो गरीब किसानों के साथ कंट्री साइड में हो रहा था, उनसे इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनका लैंड छीन लिया था, अगर वो हैवी टैक्सेस पे नहीं करते थे, हैवी टैक्सेस पे करने में फेल हो जाते थे तो उनका लैंड ले लेते थे। सो मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, तो काफ़ी सारे लोग तो पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे गाँव की। तो ये भी एक गुस्से का कारण था जो सिपॉइज के अंदर आ गया था। उनको एक रीज़न, एक तो उनकी कंडीशंस खुद की बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, और दूसरी बात कि सिपॉइज को लगा कि हमारी फैमिली के साथ भी, हमारे पीजेंट्स के साथ जो हमें फूड दे रहे हैं कल्टीवेट करके, उनके साथ भी कितना बुरा हो रहा है। एंड दैट्स हाउ द सिपॉइज गॉट मोर एंग्री। ओके, now just imagine that was not the only problem. Now how the people reacted on reforms made by the Britishers. Reforms means कुछ बदलाव करना। जो इंडियंस ने, जो बदलाव ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी में किए, उन पर उनका क्या रिएक्शंस था, हैव अ लुक। जो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसे रिफॉर्म की ज़रूरत है, यानी उसको बदलाव की ज़रूरत है, उसे सिस्टमैटिक चलने की ज़रूरत है। कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में रहते हैं, या फिर वो पॉलिटिकली उनको बिल्कुल भी पता नहीं है हाउ टू मैनेज द कंट्री, ऐसा भी उनकी इमेजिनेशन थी। और आपको पता ही है ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं समझते थे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड कंसीडर करते थे, लाइक animals. Just imagine, they treat the Indians very very poorly, which is not good, and they did a lot, मतलब इतना ज़्यादा बुरा बिहेवियर था। जस्ट इमेजिन, अगर वो नवाब के लिए इतना बुरा बिहेवियर रख सकते हैं तो कॉमन इंडियन पीपल का तो क्या ही हुआ होगा। नाउ लेट्स सी, काफ़ी सारे लॉज पास किए गए टू स्टॉप सती प्रथा। यू नो व्हाट इज सती प्रथा, राइट? एंड उन्होंने इनकरेज भी किया रीमैरिज ऑफ अ विडो, एक विडो की रीमैरिज करवाना। उस टाइम पे इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी सोच रखना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लोग बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के थे, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी पिछड़ी हुई सोच के थे। अब फाइनली क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी एजुकेशन में प्रमोट कर दिया गया कि सबको अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना होगा। सो आफ्टर 1830 व्हाट हैपन, कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी फंक्शन करने के लिए अलाउ कर दिया कि वो फ्रीली अपने डोमेन में अच्छे से लैंड ओ कर सकते हैं और दे कैन स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि क्रिश्चियनिटी ईजियर
इस लॉ के पास होने से हिंदू पीपल और मुस्लिम पीपल को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इंडियंस को ये लगा कि दिस इज़ नॉट गुड व्हाट द ब्रिटिशर्स आर डूइंग। इंडियंस को ये लगा कि, और उन्हें ये भी बोला कि जो क्रिश्चियनिटी मतलब जो अडॉप्ट कर लेगा, जो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में, वो अपने इनहेरिट लैंड मीन्स अपने फादर की प्रॉपर्टी का एसेंस मतलब प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो दैट इज़ ये उनकी ट्रिक्स थी, दैट हाउ दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिंदू एंड द मुस्लिम पीपल इन क्रिश्चियनिटी। नाउ लेट्स सी, इंडियंस को ऐसा फील होने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम को ख़राब कर रहे हैं, और उनके जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग लाइफ है उनको भी ख़राब कर रहे हैं। तो पूरी तरह से उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि अब वो टाइम आ गया है, जो हमारी मेजर सोशल प्रैक्टिसेस थी उनको हमसे अलग किया जा रहा है, हमारे रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है ये हमारे रिलीजन के लिए। एंड दिस इज़ हाउ द पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन द स्मॉल थिंग। आपने देखा सबसे पहला रिएक्शन वॉज ऑन द पॉलिसीज़, उसके बाद द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वॉज नॉट गुड, एंड ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द सिपॉयज इन द आर्मी वॉज ऑल्सो नॉट गुड। एंड फाइनली जो रिफॉर्म्स, जो बदलाव ब्रिटिशर्स ने किए थे इंडियन सोसाइटी में, उसके भी अगेंस्ट थे इंडियंस। सो फाइनली ये सब चीज़ें काफ़ी थी रिवॉल्ट को करने के लिए। नाउ लेट्स सी थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। हेयर इज अ ग्लिम्स ऑफ अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है आपको, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। तो यहाँ पर ये स्टोरी कहाँ से आई है पहले तो मैं बता दूँ आपको। ये एक बुक है मज्जा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। वो ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते थे। एक बार वो अपने अंकल के साथ यज्ञ होता है ना, यज्ञ, उसमें जा रहे थे जो कि मथुरा में था। सो फाइनली जब वो यज्ञ में जा रहे थे, रास्ते में थे बीच में, तो उनको सिपॉयज ने रोक कर बोला कि आप मत जाओ आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और 3 दिन के अंदर यहाँ पे मैसिव अपहीवल हो सकता है। मैसिव अपहीवल का मतलब होता है क्लास बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो जाना, या लड़ाई झगड़ा भी कह सकते हैं हम ऐसे। उस टाइम पे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा एग्जैक्टली यूज़ नहीं किया, बस मैसिव अपहीवल बोला गया। Now you just have to read the story, what was the upheaval and what was the scene, why the sepoys said such thing to Vishnu Bhatt and his uncle, why they didn't let them go to Mathura in the yag. So read the story and we were going to discuss this during the live class. And now see, there is one more incident and there is one account, or you can say a memoir from Subedar Sitaram Pandey. मेमोर्स क्या होते हैं? मेमोर्स होते हैं जैसे किसी की लाइफ में कोई अकाउंट हुआ हो, मतलब किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट्स हुआ हो और उनके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हो। इट इज़ ऑल्सो यू कैन से इट्स लाइक अ बायोग्राफी, लेकिन बायोग्राफी एक पूरी जीवन गाथा होती है। मेमोर मीन्स एक कोई छोटा सा इंसिडेंट। सो इस इंसिडेंट का नाम था देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। नाउ लेट्स सी हु वाज सीताराम। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जा सकते हैं कि सीताराम पांडे जो थे वो कब रिक्विट हुए थे। तो उनकी जॉब जो थी एज अ सिपॉय लगी थी 1812 में, और वो बंगाल के नेटिव थे, बंगाल के नेटिव आर्मी के सिपॉय थे। उन्होंने 48 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है, उन्होंने इंग्लिश पीपल के लिए 48 ईयर्स तक आर्मी में सर्व किया था, और वो रिटायर हुए थे फाइनली 1860 में। अब उनकी मदद से ब्रिटिशर्स ने रेबेलियंस को सप्रेस करने की कोशिश की थी। मीन्स जो सिपॉयज़ ने क्रांति शुरू की थी, जो सिपॉयज़ ने लड़ाई शुरू की थी, उसमें सूबेदार सीताराम पांडे की भी हेल्प ली गई थी। और फाइनली देयर इज अ पर्सन नॉरगेट उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर थे सूबेदार सीताराम पांडे के। उन्होंने ब्रिटिशर्स को उसको बोला, नॉरगेट ने बोला सीताराम पांडे को टू राइट हिज मेमोर। तो उन्होंने उस पर अपना मेमोर लिखा था, जो बेसिकली उन्होंने 1861 में अवधी लैंग्वेज में लिखा था। उसके बाद नॉरगेट ने उसको ट्रांसलेट करा इन इंग्लिश, और वहाँ पे उनका टाइटल सिपॉय से चेंज कर जब उसको पब्लिश किया गया ऑब्वियसली, तो उनका टाइटल चेंज कर मतलब ऐसे बोला, मतलब एक टाइटल दिया उसको, बुक को टाइटल दिया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, कि एक सिपॉय जो सूबेदार बन गया था। नाउ हियर्स द होल स्टोरी कि उन्होंने इसमें क्या लिखा था। अगेन वी गोना डिस्कस दिस ड्यूरिंग द लाइव सेशन, ड्यूरिंग द लाइव क्लास।